Good morning to all of you once again in this business study class. Yesterday, our chapter 12 was completed. That was a consumer protection. वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था. आज हम इससे आगे जो है आपका चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जब वो है क्या, हम उसके बारे में पहले एक बार बात कर लें. ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि मान लो कि आप स्पीकर बंद करिए प्लीज, जिसका भी है. अब मान लीजिए कि आप ये बिजनेस एक शुरू कर रहे हैं, तो नेचुरली बिजनेस में आपके जो है कुछ आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, यानी जो आपके परमानेंटली इसके अंदर पैसे लगे रहते हैं, और कुछ आपके जो है हम उसको करंट कहें, करंट इन्वेस्टमेंट कहें हम उसको, यानी जो हमें डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए, यानी हम इसको ये फिक्स्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको जो है दूसरे को हम बोल सकते हैं करंट या फ्लक्चुएट, हाँ उसको हम करंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, करंट कैपिटल वर्ड भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो एप्रोप्रिएट वर्ड तो फिर भी नहीं है. अब ये देखो कि आपका जो बिजनेस है, अब इस बिजनेस में कुछ पैसा जो है आपको परमानेंटली फिक्स करना पड़ेगा, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है. उसके अंदर कुछ पैसा ऐसा है कि जो आपको जो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती पर वो रोटेशन में चलता रहता है, यानी सर्कुलेट होता रहता है, तो वो पैसा भी आपको चाहिए. तो कहने का मतलब कि देयर आर टू टाइप ऑफ दिस मनी वी रिक्वायर्स इन द बिजनेस, दैट फॉर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फॉर द फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट के लिए. दूसरा आपका करंट इन्वेस्टमेंट या करंट कैपिटल के लिए, यानी जो आपके डे टू डे वर्किंग कैपिटल तो उसके लिए, यानी फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दो हम वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं. तो आपका फिक्स्ड कैपिटल के लिए तो जो पैसा फिक्स हो, जो निकल नहीं सकता वापस, और करंट के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए जो आप पैसा रोटेट होता रहता है उसके लिए. अब यहाँ पर जो है हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्ड है ये, इट इज इन मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल होता है फाइनेंस से पैसे से रिलेटेड. तो ये आपका पैसे से रिलेटेड है और ये आपकी मैनेजमेंट है, यानी पैसे से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है. अब यहाँ पर यहाँ जो पैसा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहें या जो फिक्स्ड कैपिटल है, उसमें पैसा कहाँ से जो है हम उसको एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट करें, कि कहाँ से पैसा हम लेके आएँ कि वो कम से कम इंटरेस्ट पे, कम से कम रिस्क वाला हो. ठीक है, मीन्स देयर शुड बी मिनिमम रिस्क इन प्रोक्योरिंग द कैपिटल for the fixed investment. And secondly, for working, from where we can receive the efficient working capital. This decision also taken by the management. It means this is the function of the management. और फिर यहाँ पर कहाँ से रह जाए, पर where to invest if you procure the money, efficient money from different sources. That may be the share capital, that may be from equity of preference shares, so that may be from debentures, that may be bank loan, or that may be from other sources. We have received the efficient fixed amount, and in which assets we should use it. It requires also the efficiency. Same thing is also, if you have received the efficient working capital, then what should be the component to be used. ये वर्किंग कैपिटल किन किन जगहों पर हम इन्वेस्ट करें. तो आप ये देखेंगे कि अकेला यहाँ पर इतना नहीं है, और फिर आगे एक नेक्स्ट और भी आ गया कि आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर व्हेन यू रिसीव द और व्हेन यू अर्न द प्रॉफिट, तो ये जो आपका प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का भी तो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. कि एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स थिंक इफ यू आर रनिंग ए कंपनी and your company has earned a profit of 1 crore, first option is that you should distribute all this profit to the shareholders, to the different parties which are liable to pay. एक तरीका तो ये. दूसरा ये कि out of profit some amount should be retained for the business.
कितना पैसा हमें रखना चाहिए, मीन्स डिविडेंड डिक्लेरेशन किस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पर हर जगह एफिशिएंट वर्ड आता है कि आपका जो एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट, efficient use, efficient procurement for the current, efficient use for the current investment assets, and efficient distribution of profit for the running smooth running of the business। कि आप किस जगह से अच्छा पैसा ले सकते हैं और किस तरीके से अच्छा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट के बाद में उस जो प्रॉफिट कमाया उस पैसे को किस तरीके से एफिशिएंट उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये सारा का सारा आपका जब वो कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो आप समझ गए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास में पैसा पड़ा उसको मैनेज कैसे करना है, बल्कि उसका मीनिंग ये है कि इफ यू सपोज यू हैव नॉट मनी, फ्रॉम वेयर यू विल गेट इट, दैट शुड बी चीपर एंड दैट शुड बी अनकंडीशनल। Second, if we have got it from some sources, then how we use in efficient manner। ऐसा तो नहीं कि हम ऐसी जगह पे पैसा फंसा के रख दें कि ना तो निकले और ना यूज हो पाए, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मीन्स उसका जो है एक वाइजली एप्लीकेशन होना चाहिए, या हम कहें कि उनका जो फ्लो है, इनफ्लो और आउटफ्लो, दैट शुड बी एफिशिएंट। और उसी प्रकार से इसमें भी है करंट वर्किंग कैपिटल भी, और फिर पैसा कमाया तो उसमें भी आपका प्रॉफिट को किस प्रकार से एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये जो है सारा का सारा मैं आपको एक बेसिक बता रहा था कि एक बिजनेस में आपके फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपका जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो पैसा आपको प्रक्योर करना है वो सस्ता कहाँ से मिलेगा और उसका यूज किस प्रकार से करेंगे। ठीक है। तो आपका जो मीनिंग है ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी किया था। तो ये आपका मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर जो है एक जो इसमें डेफिनेशन लिखी हूँ मैं आपको लिख के उसके बारे में फिर एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट एक्विजिशन, efficient acquisition of finance, efficient acquisition of finance, efficient utilization, efficient utilization of finance, efficient utilization of finance, and efficient distribution। Efficient distribution, efficient distribution and disposal of surplus, efficient distribution and disposal of surplus, for smooth working of the company, for smooth working of company। अब ये देखो पूरी डेफिनेशन जो है वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दैट ऑल इज इन दिस डेफिनेशन। एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट एक्विजिशन, एक्विजिशन का प्राप्त करना, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस होता पैसा, मीन्स एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट का मतलब था अच्छा, अच्छे का मतलब विच शुड बी चीपर, विच शुड बी अनकंडीशनल, कि जो ब्याज में सस्ता हो, उसकी रीपेमेंट कंडीशन भी अच्छी हो,
और वो हमारे जो कंट्रोलिंग सिस्टम है कंपनी का उस पर भी किसी प्रकार का बैन इम्पोज ना करे, क्योंकि कई बार जो कई बैंक्स हैं, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, दैट इम्पोज सम बैंस, वी विल अलाउ यू द we will allow you finance, but our condition that you will sell this method only to these persons, not to other persons, means they put the condition. That is not good finance, वो अच्छा फाइनेंस आपका नहीं है। तो आपका जो एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस वो होता है कि जो कि सस्ता हो, सेकेंडली देयर शुड बी नो कंडीशन एंड दैट शुड बी ऑन द इजी टर्म ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये आपका जो है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस हो गया, यानी बिजनेस में जो है अच्छे सोर्स से पैसा जनरेट करना या लेना, ये एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस हो गया। फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, कि आपने जो पैसा लिया है ये हो accumulate the money that may from equity share, from the preference share, from the debentures, from the bank, whichever was the efficient acquisition of finance। जो भी एक्विजिशन आपने फाइनेंस का किया जहाँ से जिस रिसोर्स से, उसका सेकंड पर्पज है यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। उस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना। पैसा इकट्ठा कहीं कोई भी कर सकता है, बट एफिशिएंट यूज दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। मीन्स where we invest the money, that should be invest in the fixed capital or in working capital. If we invest in fixed capital, fixed assets, then which type of the fixed assets, and in working capital, then what type of the working capital you want to invest। तो उसका efficient utilization of finance and efficient distribution एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। सरप्लस होता प्रॉफिट। ठीक है, कि आपका जो है उसके बाद में अगर आपने पैसा लिया, उसको प्रॉपर यूज भी किया, उससे आपका जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इफ यू अर्न द गुड प्रॉफिट, इट डजंट मीन्स दैट यू शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल द सरप्लस टू द शेयर होल्डर्स। इट इज नॉट गुड, and it is also not good that if you will not distribute even a single penny of profit, you will kept it for the company, you will treat it as a retained earning। तो वो भी आपका मेथड अच्छा नहीं है। आगे पढ़ेंगे, देयर इज हैविंग द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है जी। फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी, ये वर्क कंपनी की स्मूथ वर्किंग के लिए ये सब जरूरी है। ठीक है, तो इसका में क्या हुआ कि जो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हुआ, कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आपका एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट एक्विजिशन फाइनेंस का होना। सेकेंडली एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना। और थर्ड उसके बाद आपके पास में था कि एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लसेस। जो आपके पास में सरप्लस थे उसका जो है एफिशिएंट डिस्पोजल है सरप्लसेस का होना चाहिए। किस लिए? फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की स्मूथ वर्किंग के लिए। तो ये आपके पास में था जी मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं इस पूरे पैरे को रीड आउट कर देता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। वर्ड्स को कैसे घुमा लो, बात वही की वही है। ठीक है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। In other words, financial management is concerned with the flow of fund। फ्लो ऑफ फंड का मतलब है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। पैसा आया, उसको यूज किया, डिस्पोज किया, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो एंड इनवॉइस डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। ठीक है, तो यानी उनको पैसे को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वही सारी चीजें इसमें दोबारा से ने बताई है। ठीक है जी। अब ये तो आपके पास में था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका रोल क्या है। रोल ऑफ
रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, ठीक है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती क्या है, वही करेगी जो मैंने अभी बताया था आपको। कौन सा करेगी? पहला कहता है कि इसमें ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी आपके कंपनी के हम कहें कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो अफेक्ट होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। द कॉमन एक्टिविटीज एंड एरिया वेयर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कुछ कॉमन एरियाज हैं जहाँ पर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन अफेक्ट करते हैं। कौन से हैं? पहला साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। साइज एंड कंपोजिशन। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपके जो फिक्स्ड एसेट का साइज और कंपोजिशन है वो भी जो है फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि द साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या कहता है कि इफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेज दैट वी विल इन्वेस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट इन द फिक्स्ड एसेट, then the size of the fixed asset will be heavy. And if the management take the decision that the investment will be low, then the size of the fixed asset will be also low. तो उनका साइज हो कम या ज़्यादा उसी के बेस पे आपका होता है। तो कहते हैं कि the size and the composition of fixed asset depend directly on the investment decision। हाँ जी, तो आपका जो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ है फिक्स्ड एसेट का साइज और कंपोजिशन जो है वो आपको फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है अमाउंट और एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। सेकंड है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट्स, तो आपका जो अमाउंट और कंपोजिशन है करंट एसेट का, दैट आल्सो डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेक up into cash, inventories, receivables. The amount of current asset is a division in cash, bill receivables, inventories, inventory and stock, etc. Also depend upon the financial decision. It depend upon the amount of fixed asset, credit policy of company, inventory turnover management। ठीक है, तो आपका जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स के अंदर आपकी चीजें होती हैं, वो आपका कैश है, इन्वेंट्री है और आपके रिसीवेबल्स हैं, वो आपके मेन कंपोनेंट से इसके होते हैं। तो यहाँ पर जो करंट एसेट है और उसका डिवीजन जो किया हुआ है उसमें आपका कैश है, बीआर है, इन्वेंट्री है, ये आप किस किस प्रकार से करते हैं। इट आल्सो डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। आपका जो फाइनेंशियल डिसीजन में आप इनमें कहाँ कहाँ पर पैसा ज़्यादा लगाते हैं, कहाँ कहाँ पर कम लगाते हैं, तो नेचुरली आपका कंपोजिशन जो है वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर ही आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहला आपके पास में था कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का साइज भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन पे होगा कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन सा डिसीजन लिए गए हैं। द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट विल बी लार्ज, then the size of the investment will be large. And if the investment decision is this, that we will not invest in the fixed asset, we will hire them, then it will be low. Same thing is also here in the current assets. आपका करंट एसेट्स के अंदर आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसी के ऊपर उसका साइज डिपेंड करेगा। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। अमाउंट ऑफ long term
एंड शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड, उसके हम बात करें कि द अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एज वेल एज द शॉर्ट टर्म डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि आप जो है जो अमाउंट लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, तो ये भी आपका फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। द फर्म विच हैव पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन प्रिफर टू मोर फॉर ए लॉन्ग टर्म फाइनेंस although with the profit will decrease। तो कहते हैं कि अगर लिक्विडिटी कंपनी ज़्यादा रखनी चाहती है तो इट विल रिक्वायर द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, और अगर लिक्विडिटी कम रखना चाहती है तो फिर हमें लॉन्ग टर्म की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। तो इसमें कहता है कि एज कंपनी हैज़ टू पे मोर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स एज द कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म डेट्स, कि अगर लॉन्ग टर्म लोन लेंगे तो यू टू पे द कंटिन्यूस इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। इफ यू टेक द शॉर्ट टर्म लोन, that short term loan we will repay in a few months and then we need not to pay it वो इंटरेस्ट। तो इसलिए जो आपका जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स हैं ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट है ब्रेकअप फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डेट इक्विटी। ब्रेकअप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग into डेट एंड इक्विटी। आपका यहाँ पर जो है जो ब्रेकअप है लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का ब्रेकअप का मतलब कंपोजिशन का मतलब कि आपका सपोज इफ यू हैव योर बजट इज 1 crore that you requires 1 crore rupees and out of this 1 crore how much you will take from equity means shares, equity share preference shares, और how much amount you will collect from the debts का मतलब आपके जब बैंक लोन या दूसरे किसी लोनों से आप लेंगे तो वो जो है इसमें आप यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही उसको डिसाइड करती है कि कितना पैसा हम कहाँ से लेंगे। तो आपका ये करें कि फर्म कैन रेज long term debts by issuing equity shares as well as by issuing debentures and borrowed fund security। financial management help in fixing this ratio। इन दोनों के बीच में रेशियो जो है आपका फिक्स होगा। आप अकाउंट्स में आप पढ़ेंगे तो डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 का होता है, वो आपके नेक्स्ट बुक में आएगा। तो ये जो है उस समय आपको पता चलेगा कि डेट इक्विटी का मतलब क्या है। तो डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फिक्स करती है कि हमारे लॉन्ग टर्म डेट और हमारी इक्विटी कितनी होनी चाहिए, तो वो भी आपके इसी डिसीजन को जो वो अफेक्ट करती है। ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप जो है मैनेजमेंट कौन कौन सी चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखना चाहती है, ठीक है। तो ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जनरली आइटम्स रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि साधारणतः में मान के चलते हैं कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। इफ वी पे मोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन इट विल इंक्रीज द एक्सपेंस एंड अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम इसमें लोन ज़्यादा लेंगे तो नेचुरली इट विल इंक्रीज द इंटरेस्ट। If we have long-term assets, naturally there will be more depreciation. It means it will increase the expenses, not the revenues. तो नेचुरली कि ये कि आप जो कौन सी चीज़ को आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन सी चीज़ को देखना चाहती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किस चीज़ को ज़्यादा देखना चाहती है, रेवेन्यू को या वो एक्सपेंस, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल जो है इन सभी फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। में से दीज अफेक्ट ऑल दीज फैक्टर्स। तो ये फैक्टर जो है एक बार फिर मैं, हालांकि ये चैप्टर जो है एक रूटीन के चैप्टर से कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि रूटीन के चैप्टर से इसलिए अलग लग रहा है क्योंकि ये औरों से है भी अलग। तो पहला आपके पास जो था वो था साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि आप की मैनेजमेंट जो वो
फिक्स करेगी कि आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स उनका साइज और उनका कंपोजिशन साइज होता है कि वो बड़े साइज में होंगी, यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होंगी फिक्स एसेट्स। कंपोजिशन और उनका कंपोजिशन है कि उनका मिश्रण, हम कहें कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी टोटल फिक्स एसेट में, तो वो आपका जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। सेकंड है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। आपकी जो करंट एसेट्स हैं उनका जो है कंपोजिशन वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर डिसाइड करता है कि आपके जो है करंट एसेट्स के अंदर आपका कैश है, आपका डेटर्स हैं, आपका स्टॉक है, आपका बिल रिसीवेबल्स हैं, उनका कंपोजिशन जो कितना होगा, तो वो भी अगर आपका ज़्यादा होगा तो यू रिक्वायर द मोर वर्किंग कैपिटल, और अगर उनका कम होगा कि योर पॉलिसी नॉट टू सेल द मटेरियल ऑन क्रेडिट, आपकी पॉलिसी यही कि आप उधार पे माल नहीं बेचेंगे, बट योर पॉलिसी दैट यू विल परचेज ऑन क्रेडिट, पर आप उधार पे खरीदेंगे जरूर, पे बेचेंगे नहीं उधार पे, तो बेचेंगे नहीं पर खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा पैसे जरूरत नहीं, क्योंकि आप उधार पे लेके आए तो पैसा तो वो काम आ गया, उधार में बेचा ही नहीं तो आपको पैसा तो लोगों का आप यूज कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म है फंड्स, तो आपका जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स हैं उनका अमाउंट कितना होगा, उसका कंपोजिशन की लॉन्ग टर्म का पैसा कितना, शॉर्ट टर्म फंड्स का पैसा कितना उठाएंगे। और ब्रेकअप है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डेट इक्विटी, कि जो डेट और इक्विटी जो लॉन्ग टर्म के लिए आपका खुद का पैसा कितना होगा, एंड हाउ मच अमाउंट फ्रॉम द मार्केट, हाउ मच यू बोरो फ्रॉम द मार्केट, तो वो जो है कितना होगा, दैट यू आल्सो फिक्स, मीन्स दैट अफेक्ट द आल्सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड लास्ट इज ऑल items in profit and loss account. Which type of the items in profit and loss account the financial management want to see? That want to see more expenses or more revenue. If the management want to see more expenses, it means it will raise more loans, it will raise more assets, that will increase to the more interest and more depreciation. It means there will be more expenses. And if the management doesn't create such type of the long-term asset and long-term loan, then the revenue will be more, but it will depend upon the size of the business. कि अगर आपका बिजनेस का साइज बड़ा नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बड़ा नहीं होगा, तो वो छोटा ही होगा। ठीक है जी। तो आपका जो कंक्लूजन में हम पूरा ये कह सकते हैं कि आफ्टर लर्निंग द रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द बिजनेस, वी कैन से द सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन पे ही आपके बिजनेस का सक्सेस और फेलियर जो है वो डिपेंड करता है। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिजल्ट इन सक्सेस ऑफ बिजनेस एंड इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। तो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बिजनेस है वो केवल आपका यही जो बढ़ाता है, यानी आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही बढ़ाता है। ठीक है जी। एक इसमें केस स्टडी दी हुई है नेक्स्ट पेज पे, तो केस स्टडी आप देखें कि एस लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील प्लांट इन इंडिया, कि एक्स लिमिटेड का एक जो स्टील प्लांट है इंडिया के अंदर, ठीक है, और इसकी जो काफ़ी बढ़िया सेल है, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया सेल है, और कहता है कि डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ अबाउट 7 to 8% एंड डिमांड फॉर द स्टील इज ग्रोइंग। कहता है कि इसकी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो 7 to 8% इंक्रीज हो रही है, काफ़ी अच्छी इंक्रीज है, ठीक है, और कहता है कि डिमांड भी काफ़ी स्टील की बढ़ रही है। It is planning to set up the new steel plant to catch the increased demand it is facing, और ये जो है एक नया प्लांट इसलिए लगाना चाहते हैं कि ताकि वो उस चीज़ को इनकैश कर सकें जो डिमांड बढ़ रही है। It is estimated that it will require about 5,000 crores to set up and about 500 crores working capital to start a new plant। कहता है कि इसको जो 5,000 करोड़ रुपए तो चाहिए वो नया प्लांट लगाने के लिए, और 500 करोड़ रुपए इसको चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, नया प्लांट चलाने के लिए। यानी इसका अभी देखो कि पूरा का पूरा इस बिजनेस पूरा फाइनेंस कंपोजिशन इसने कर दिया है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन दिस कंपनी। तो यहाँ पर इस केस स्टडी से आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे चीज़ें जो हमने 500 की 500 चीज़ें डिस्कस की हैं, यही इनका आंसर है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका जो पूछा गया है कि उसके कंपनी का जो लॉन्ग टर्म है जो लोन चाहिए, यानी उसके सबसे पहले वाला पॉइंट था कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पर साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट है दैट इज रुपीज 5,000 करोड़,
तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन है कि 5000 करोड़ से आपका जो है प्लांट इस्टेब्लिश होगा। तो 5000 करोड़ का जो है यानी आपका यहाँ पर उसने इफेक्ट किया। दूसरे में उसको चाहिए था करंट, तो उसका 500 का उसने किया था, तो वो उसके पास में हो गया। फिर अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, तो अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फंड्स वो कहाँ से रेज करेंगे, ये भी उनके लिए पॉइंट रहेगा। और ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट इक्विटी, तो डेट और इक्विटी में उनका क्या रहेगा, ये भी कंपोजिशन को देखना पड़ेगा। और लास्ट में वो कितना अमाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, तो वो भी इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इससे आगे करेंगे। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू रेज? हालांकि मैंने आप इंट्रोडक्शन ही माना एक प्रकार से, चैप्टर तो जो कल से ज़्यादा बढ़िया स्टार्ट होगा। तो किसी को फिर भी कोई दिक्कत है, ही और शी कैन आस्क। आगे चैप्टर काफ़ी ईजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं इसमें। चलो जी, अगर नहीं है तो आज हम इतना करते हैं, हम जो है कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।